रूपाली, नयन वेलकम, गुड इवनिंग नयन। संदीप, सिमरन, नितेश वेलकम, जय हिंद, नमस्ते संदीप, राधे राधे सिमरन जी। अर्पिता, महिमा, अतुल, शिवालिका, अनिल, पूजा, अंकिता वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग। सानू, हेमंत, रियू, पूजा, प्रिया, नमस्ते, स्वागत है भैया, खुश रहो। रामायण, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में बच्चा, वेलकम, खुश रहो बच्चा। कुमुदनी, प्रियंका, सरिता जी, मनीषा, राहुल वेलकम, नमस्ते सरिता जी। गौरव, मोहित, अजय, विराज, योगेश, अमन, विकास, सलीम अंसारी जी, रमन, जितने भी लोग जुड़ गए हैं भैया, खुशबू जायसवाल जी, आप सबका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं खेल, ठीक है। नमस्ते रमन, नमस्ते, गुड इवनिंग रूपाली जी, अतुल गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ गए भैया क्लास में, आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन इन दिस प्रैक्टिस सेशन ऑफ रीजनिंग, ठीक है, जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। नहीं, कोई बड़ी शिकायत नहीं है, अभी चर्चा करते हैं आपसे इस बारे में। मासूम सी शिकायत है थोड़ी सी, ठीक है, और हम चाहते हैं आप उस पर अमल जरूर करें। रामायण, हाँ, हम चाहते हैं अमल जरूर करो उस पर, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं खेल अब। निमी, प्रभा, साधना, साधना सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निमी, वेलकम। चलो शुरू करो भैया। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, 40 सेकेंड का समय। वो सवाल मैंने पीडीएफ में अपलोड नहीं किया है मनीषा, मैं किसी और अगले दिन या अगले दिन के पीडीएफ में मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। वो सवाल मैं ले लूंगा किसी दिन, आने वाले कल या उसके अगले दिन में मैं सवाल ले लूंगा। उसका पीडीएफ में एक्चुअली मुझे कन्वर्जन करना पड़ेगा पहले, डायरेक्टली इमेज नहीं ले सकता मैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, 40 सेकेंड का समय आपके पास है। 40 सेकेंड के बाद आपको पोल पर आंसर करना होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। विपिन वर्मा जी, जयराम जी की, रोहित, हनुमान प्रसाद जी, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, विराज वेलकम, स्वागत है भैया आप सभी का रीजनिंग के सेशन में, ठीक है, वेलकम। 40 सेकेंड बाद मैं आपको देता हूं पोल, और सही उत्तर बताने का प्रयास करिए। जयराम जी की, हनुमान प्रसाद, which letter in this alphabet is 8th letter to the right of letter, which is 10th letter to the left of the last but one letter of the alphabet। और 40 सेकंड में से 20 सेकंड आपके गुजर गए हैं, 20 सेकंड आपके और बचे हैं, और 20 सेकंड बाद मैं आपको देता हूं पोल सही उत्तर की अपेक्षा के साथ। नमस्ते ज्योति, नमस्ते, गुड इवनिंग नेहा, रोहिणी वेलकम। और भैया ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। व्हाट इज द आंसर। ऊपर अल्फाबेटिकल सीरीज भी लिख करके दे दी गई है क्वेश्चन में, उसको भी गिनना नहीं है कि कहीं से कुछ गिनना पड़े, लेकिन अगर आप गिन करके सॉल्व कर रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं, गिनेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। गुड इवनिंग रोहिणी जी, गुड इवनिंग, नमस्ते रोहित, वेलकम। चलो भैया 50% लोगों ने सही उत्तर दिया, बाकी लोग क्लीन बोल्ड, केवल 50% सही उत्तर जितने लोगों ने लगाया है बी पर उन सबका सही है, बाकी सारे लोगों का क्या है गलत। बच्चा साधारण सा एक प्रश्न है, केवल भाषा का खेल जैसे चलता रहता है। अच्छा, चलो मैं पहले समझा दूं क्वेश्चन को, जल्दी से ध्यान से समझो बच्चा। हमारे सामने असल में एक क्वेश्चन दिया गया है अल्फाबेटिकल सीरीज का, उसने ऊपर हमको अल्फाबेटिकल सीरीज बच्चा लिख करके भी दे दी है, ठीक है। लिख करके देता या ना लिख करके देता कोई मतलब नहीं, क्योंकि 26 लेटर यहाँ भी लिखे, अल्फाबेट में भी 26 लेटर होते हैं। बच्चा कह रहा है इस वर्णमाला में कौन सा अक्षर वर्णमाला के अंतिम अक्षर के बिल्कुल पहले वाले, ठीक है। बच्चा वर्णमाला के कौन से अक्षर, वर्णमाला के अंतिम अक्षर। बच्चा वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है, जेड, और उसके जस्ट पहले वाला अक्षर क्या होता है, वाई। लिखा हुआ है ना सीधा सीधा आपके सामने, कह रहा है अंतिम अक्षर के बिल्कुल पहले वाले अक्षर के, यानी वाई के बाएं से 10वां, वाई के बाएं से 10वां के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है।
ठीक है, y के बाएं से 10वें के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना था बच्चा। दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको सॉल्व करो कैसे, ये जो मेथड ऊपर दिया गया है ना आपके सामने सीरीज को, इसको काउंट करके करो, लेकिन काउंट करके नहीं करना, फर्जी पने का काम नहीं कुछ भी। ठीक है बच्चा, y के 10वां अक्षर कौन सा होगा, y का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25, इससे 10 अक्षर कहां जाना है, लेफ्ट में। बच्चा लेफ्ट कहां पर होता है, ये आपका लेफ्ट और ये राइट है, तो बच्चा लेफ्ट की अगर आप लेफ्ट की ओर अगर आपको जाना है तो मतलब कहां से, y से अगर a की तरफ जाओगे तो बच्चा कहां जाना है, 10वें अक्षर पर। 25 में से 10 को माइनस करो, कितना आ गया 15। 15वें स्थान पर कौन होता है, o होता है। कह रहा उसके दाईं ओर 8वां अक्षर, यानी 15 में से 8 और जोड़ दो बच्चा, कितना आएगा 23। 23वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, w। प्रश्न का उत्तर हो गया w। ये तो बच्चा फिर भी कठिन हो गया, दुनिया भर का जोड़ घटाना करना पड़ा, इतना भी जोड़ घटाना नहीं करना है। जरा देखो, क्या फिर से समझाते हैं एक बार, क्या बोला है बच्चा। कह रहा है कौन सा अक्षर वर्णमाला के अंतिम अक्षर के बिल्कुल पहले वाले अक्षर यानी y के बाएं से 10वां, बच्चा लेफ्ट से कितना दिया गया है 10, और दाएं से 8वां, के दाएं 8वां यानी राइट से बच्चा कितना है 8। क्या समझाए थे अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको, यहां पर बच्चा एक अक्षर के विपरीत जाना है ना, तो लेफ्ट और राइट को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना बच्चा हमारे सामने 2 बचा, यानी y के बाएं चले जाओ बच्चा, बड़ी संख्या कौन सी है, लेफ्ट की है ना 10, तो बड़ी संख्या कौन सी है, लेफ्ट की। y के 2 स्थान लेफ्ट में चले जाओ, प्रश्न का उत्तर आ गया, ये y है, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, प्रश्न का उत्तर क्या आ गया w। चाहे जैसे करो, प्रश्न का उत्तर w आना केवल। आ गया समझ कि नहीं आ गया भैया, आ गया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो पूछ लेना। ठीक है, 3 मेथड से कर सकते हैं। पहला, इस सीरीज को देख करके काउंट करके, लेकिन नहीं करना, टाइम टेकिंग है। दूसरा, इस मेथड से कि y है, y में 10 घटाओगे तो 15 पर पहुंचोगे यानी o पर, उसमें 8 जोड़ोगे तो 23 पर पहुंचोगे यानी w पर, ये दूसरा मेथड। और तीसरा और शॉर्टकट कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट, यानी y के पहले लेफ्ट और फिर राइट जाना है, दैट इज माइनस करना है आपको। 10 में से 8 माइनस किया 2, y के बाएं चले गया, उत्तर आ गया w। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मदन मोहन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया, खुश रहो, बहुत दिन बाद दिखाई दिए क्लास में। अगर राइट राइट होता रमन, अगर कहता y के राइट में जाना है तो बच्चा y के राइट में z आएगा, z के बाद खत्म, तो फिर a से शुरू हो जाता जा करके। ठीक है, अगर कहता कि y के राइट में 8वां है तो 8वां कहां, z फिर a फिर b, और राइट राइट होता तो दोनों को उठा करके जोड़ देते, 8 8 हो जाता 16। ठीक है, और अगर 16 हो जाता तो y से 16वां स्थान कहां, z के बाद a फिर b फिर c फिर d, ऐसे चलते, और 16वें अक्षर पर जो आता वही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाता। क्लियर हो गया रमन। साची जसवीर वेलकम, स्वागत है आप सभी का। भैया ये प्रश्न आपके सामने है, जरा देखो और बताओ उत्तर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन संभवतः कार्यस्थल पर 5 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचता है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बच्चा पढ़ाई से विमुख ना हो, थोड़ा सा ध्यान दिए रहो। जिस कारण बस आपने पढ़ाई करना शुरू किया था उस कारण को मत भूलो, है कि नहीं। सॉल्व करो जल्दी से इसको, और मैं पोल देता हूं आपको। 20 सेकंड निकल गए, 20 सेकंड और बचे। अगले 10 सेकंड में पोल आपके पास होगा। बहुत ही साधारण सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद है गलत नहीं करोगे। और मैं पोल देने जा रहा हूं, चलो उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू करो। ये रहा पोल आपके सामने, पानी फेरना शुरू करो उम्मीदों पर। हाँ बहुत बढ़िया। वही हमने कहा कि बहुत बढ़िया। बच्चा रैंकिंग एंड ऑर्डर में इससे साधारण प्रश्न नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबकी कम है तो पता नहीं, बच्चा बहुत साधारण सा प्रश्न है, केवल ध्यान से एक बार पढ़ना था। ठीक है, और ये रैंकिंग एंड ऑर्डर में जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बच्चा बहुत सबसे अधिक सिंपल प्रश्न यही है। कैसे सिंपल है, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस एकदम सीधी सीधी दी गई है। कैसे कह रहा है, 5 मित्र ए बी सी डी और ई प्रत्येक अपने कार्य स्थलों तक अलग अलग दूरी तय करते हैं। ए की यात्रा बी से अधिक लेकिन ई से कम होती है।
अच्छा एक बात बताओ, उसने ये जो स्टेटमेंट बोला है बच्चा कि ए की यात्रा बी से अधिक, यानी ए किससे ज्यादा दूरी तय करता है, बी से, लेकिन ई से कम होती तो ए किससे कम है बेटा, ई से कम है। ठीक, हमारे पास लोग कितने हैं, केवल और केवल 5, यानी यहां पहला व्यक्ति रहेगा, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, यहां पर चौथा और अंत में पांचवा व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा। अब उसमें से हमको पता है कि ए बड़ा है बी से लेकिन छोटा है ई से। आगे क्या बोला, कह रहा है डी केवल सी से अधिक यात्रा करता है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है कि डी केवल सी से अधिक यात्रा करता है, इसका मतलब है बाकी लोग डी से ज्यादा यात्रा करते होंगे कि नहीं करते होंगे। तो बच्चा डी सी से अधिक यात्रा करता है और बाकी लोग क्या करते हैं, डी से अधिक यात्रा करते होंगे, यानी निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ना कि डी केवल और केवल चौथे स्थान पर आएगा और सी पांचवें पर, तभी ना तो बाकी लोग डी से अधिक यात्रा करते होंगे। आया इतनी बात समझ की नहीं, केवल इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, अच्छा इतनी बात बच्चा समझ में आ गई कि डी चौथे और सी पांचवें स्थान पर रहेगा, तो ई ए और बी का पोजीशन तो हमको पहले से ही पता है कि यहां पर पहले स्थान पर ई और फिर ए और फिर बी आएगा। ये पोजीशंस जैसी बच्चा हमको पता चली, तो कठिन क्या होता है कंपैरिजन में, पोजीशंस का सही ऑर्डर पता करना। केवल 2 कंडीशन उसने दी थी, पोजीशन का सही ऑर्डर पता लग गया है। उसने हमसे क्या कहा है, कह रहा ई जो सबसे अधिक यात्रा करता है वो कितना, 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी बच्चा ई कितनी यात्रा करता है, 30 किलोमीटर की, और बी कितनी यात्रा करता है, 15 किलोमीटर की। तो बी करता है बच्चा 15 किलोमीटर की और ई करता है 30 किलोमीटर की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संभवतः कार्यस्थल पर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी इनमें से कौन है जो 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, वो आपको बताना है बच्चा। 5 किलोमीटर यानी या तो डी होगा या तो सी होगा, क्या कंफर्म करके बता सकते हो क्या। मैं ये भी कह सकता हूं कि बच्चा ये जो डी हमारे सामने लिखा हुआ है, हो सकता है ये 10 किलोमीटर की यात्रा करे, तो सी कितना करेगा, 5। मैं ये भी कह सकता हूं कि हो सकता है डी 5 किलोमीटर की यात्रा करे तो सी कितना करेगा, 3। क्या मैं निश्चित तौर पे बता सकता हूं कि हाँ सी ही वो व्यक्ति है या डी ही वो व्यक्ति है जो कि 5 किलोमीटर की यात्रा को तय करता है। बिल्कुल नहीं बता सकते ना ऐसा। और अगर नहीं बता सकते, दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी एंड डी का अगर ऑप्शन दिया नहीं है, पॉसिबिलिटी बताना था ना, बिल्कुल सरिता जी पॉसिबिलिटी बताना था, तो अगर ऑप्शन में हमको आइदर करके देता, दैट आइदर सी और डी, तब हम पॉसिबिलिटी को करेक्ट मानते कि नहीं मानते। या तो सी चल सकता है या तो डी चल सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही होगी ना कि इनमें से कोई एक है जो जा रहा है, जा निश्चित तौर पर रहा है 5 किलोमीटर की दूरी को, लेकिन इनमें से कोई एक ही है जो जा रहा है, दोनों लोग नहीं जा रहे। ठीक है, और अगर दोनों लोग बच्चा नहीं जा रहे हैं तो फिर आइदर सी और डी आंसर करेंगे, लेकिन आइदर का कोई ऑप्शन उसने हमको दिया नहीं। आइदर का ऑप्शन होता तो पहला आंसर वही लगाते, लेकिन आइदर जब नहीं दिया तो आंसर क्या लगा देंगे, नन ऑफ दीज लगा देंगे। आ गया सबको समझ में कि नहीं आ गया बच्चा, मैंने क्या समझाया है सानू, केवल और केवल उसने कंडीशन हमको क्या दी थी, ई बड़ा है किससे, बी से लेकिन छोटा है ई से। ए जो है बच्चा वो बड़ा है किससे, बी से लेकिन छोटा है किससे, ई से। ये पहली कंडीशन थी हमारी। और दूसरी कंडीशन थी बच्चा कि डी केवल और केवल सी से बड़ा है। इन दोनों कंडीशन को आपस में जोड़ दिया तो ये हमारे सामने बच्चा फिगर बन करके आ गया। अब उसके आधार पर ई का कह रहा है चलता है 30 किलोमीटर और बी कितना चलता है, केवल 15 किलोमीटर। तो कह रहा है इनमें से यानी डी और सी में से कौन है जो 5 किलोमीटर चलता है। तो बच्चा निश्चित तौर पे कंफर्म करके नहीं बता सकते कि इनमें से कौन 5 किलोमीटर चलता है। हो सकता है डी चलता हो सकता है सी चलता हो, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। डी सी से पहले कैसे आया बच्चा, वो बोल रहा है देखो डी केवल सी से अधिक यात्रा करता है, डी सी से अधिक यात्रा करता है। इसका मतलब है डी ज्यादा दूरी तय करता है सी से कि नहीं करता। तो बच्चा डी बड़ा हो जाएगा सी से कि नहीं हो जाएगा। आया समझ कि नहीं। अंगद स्वागत है क्लास में भैया, वेलकम। ठीक, अच्छा अगर मुझे इस प्रश्न को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं यहां पर आपको 30 ना देता, मैं कहता कि जो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है वो कितनी दूरी तय करता है, 25। और जैसे ही मैं कहता कि वो 25 की दूरी तय करता है, ठीक है बच्चा, जैसे ही मैं कहता कि वो 25 की दूरी को तय करता है, तो अब देखो खेल कैसा होता। अब मैं कंफर्म कर लेता ना, कैसे कंफर्म करता कि अगर ई 25 चल रहा है और बी कितनी चल रहा है 15, तो बच्चा निश्चित तौर पे ए कितना चलेगा, 10 चलेगा, सॉरी 20 चलेगा, डी कितना चलेगा, 10 चलेगा और सी कितना चलेगा, 5। अब मैं कंफर्म कर लेता कि सी 5 चलेगा।
क्योंकि यहां पर हमारे सामने नंबर सीरीज का भी लॉजिक लग गया। आ गया समझ में सब कुछ, पूरा पोस्टमार्टम हो गया क्वेश्चन का। प्लस की क्लास भैया सुबह 9:30 बजे चलती है। नमस्ते प्रियंका जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं, चला जाए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताइए। हाँ मतलब जितना चीजें हो सकती थी प्रश्न में सब कुछ बता डाले, अब उससे बाहर और कुछ बन ही नहीं सकता है प्रश्न में। जल्दी से इसको सॉल्व करो। और शुरू के जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं, शुरू के शायद 3 या 4 या शायद 5 क्वेश्चंस जो मैंने उठाए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैंने बच्चा यूपीएससी लेवल के उठाए हुए हैं। यूपीएससी में जो सीसेट का एग्जाम होता है ना, प्रीलिम्स में, पेपर नंबर 2, आज मैंने उसके क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ठीक है। और लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपके पीसीएस के प्री में भी पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाएंगे आपसे, या इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस जो एग्जाम बनते हैं उनमें भी पूछे जाएंगे आपसे। सॉल्व करो इसको जल्दी से और उत्तर बताओ। दस सेकेंड बाद में पोल देता हूं आपको इसका। और ये रहा इस प्रश्न का पोल आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत कम लोगों ने सही उत्तर किया इसका। 37% लोगों ने किया है ए पर टिक, और बाकी लोगों ने बी सी डी ई सारे टाइप के क्वेश्चंस पर आंसर किया हुआ है, ठीक है। अब सही उत्तर बच्चा इसका क्या आएगा जरा एक बार समझ लेते हैं। हमको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है प्रश्न में बच्चा? कह रहा है एक परिवार में 8 सदस्य हैं, के ओ एल एन क्यू एम पी और एस, इनमें से 3 विवाहित जोड़े हैं। यानी अब हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है बच्चा, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैरिड कपल कितने हैं, ठीक है। ऐसे हमारे सामने मैरिड कपल केवल और केवल 3 हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है बच्चा? एस एल के भतीजे की बेटी है। एस क्या है? एल के भतीजे की बेटी है। अब बच्चा इसका फिगर कैसे बनाएंगे? एल का भतीजा, अच्छा ये एल है, एल का भतीजा, अच्छा एल और उसके भतीजे में एक जनरेशन का गैप होगा बच्चा कि नहीं होगा? ठीक है, एल और उसके भतीजे में एक जनरेशन का गैप होगा कि नहीं? आप लोगों ने जो गलती की है वो गलती कहां पर की है? फैमिली ट्री को सही से बनाने में। तो जितना जितना मैं पूछता जाऊं जवाब देते जाना, आपको आराम से फैमिली ट्री बनाना आ जाएगा। एल और उसके भतीजे में कितने जनरेशन का गैप होगा बच्चा? एक जनरेशन का गैप होगा ना यार। एक बार बताओ, आपके और आपके चाचा में कितने जनरेशन का गैप है? एक ही जनरेशन का गैप है ना। यानी अगर एल यहां पर है तो उसने बोला है एस एल के भतीजे की बेटी। बच्चा अगर एल यहां पर है तो उसका भतीजा कहां पर आएगा? यहां पर। नहीं पता है कौन है, ये भतीजा हो जाएगा यानी मेल। और उसकी बेटी कौन है बच्चा? एस है, तो एस क्या हो गई? फीमेल हो गई। यानी एल का भतीजा कौन हुआ? ये व्यक्ति, और उसकी बेटी कौन है? एस है। ये हमारे सामने पहली कंडीशन निकल करके आई। आगे क्या बोला? क्यू उस व्यक्ति की पुत्र वधू है जो एम के दादा हैं, ठीक है। क्यू क्या है? पुत्र वधू यानी कि बहू है जो एम के दादा है। यानी बच्चा अब अगर इसका फिगर बनाओगे तो ये हमारे सामने हो गया एम। एम के दादा, दादा के लिए कितने जनरेशन का गैप होता है बच्चा? 2 जनरेशन का। ये पहला जनरेशन हो गया, ये दूसरा जनरेशन। तो यहां पर कौन आ गया हमारे सामने? एम का दादा आ जाएगा ना। पता नहीं है कौन है, बस एम का दादा आ जाएगा।
और कह रहा है कि एम क्यू सॉरी उस व्यक्ति की बहू है जो एम के दादा है। तो बच्चा एम के दादा जो भी होंगे उनकी बहन बही सॉरी बहू कौन है, क्यू है ना, ठीक है। और बहू के लिए बच्चा जनरेशन गैप कितना होता है, केवल और केवल एक होता है, यानी बहू है तो यहां पर आ जाएगी क्यू। बस इतना बना। आगे बच्चा बढ़े, कह रहा पी के की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। पी क्या है, के की ग्रैंड डॉटर इन लॉ। बच्चा ग्रैंड डॉटर इन लॉ किसको बोलते हैं, बहू की बहू को, ठीक है। जैसे मेरे माता मेरी दादी की बहू है, ठीक है। मेरी माता क्या है, मेरी दादी की बहू है। और मेरी माता की जो बहू होगी वो कौन होगी, मेरी माँ की बहू होगी, लेकिन मेरी दादी के लिए क्या होगी, नत बहू बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, नत बहू या पुतहू बोला जाता है, ठीक। नत बहू या पुतहू ऐसा बोला जाता है शुद्ध भाषा में। हाँ, हमारी वाइफ बहुत समय अभी नहीं आएगी। तो तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो, तुम लोग तुरंत भटकने लगते हो, इसीलिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल नहीं देते हम लोग, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चा हमारे सामने स्थिति क्या है कि हमारी माता की बहू मेरी दादी के लिए क्या होगी, मेरी नत बहू, यानी कि ग्रेट सॉरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है। अब अगर बच्चा वो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, ठीक है, कौन, पी, तो पी निश्चित तौर पे तीसरे जनरेशन पे आई कि नहीं, यानी ये मेरी दादी हो गई, मेरी दादी की बहू ये, और मेरी दादी की नत बहू यानी मेरी मम्मी की बहू यहां पर आई ना। बच्चा तीन जनरेशन का खेल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अगर इस फिगर को आप देख रहे हो तो तीन जनरेशन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा जनरेशन यहां दिख रहा है ना आपको, ठीक है। यहां दिख रहा है, मतलब यहां आपने किसको अरेंज कर दिया, पी को। पी क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ठीक है, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ठीक। अब आगे क्या बोला, कह रहा है एल ओ के पति की बहन है। एल क्या है बच्चा, ओ के पति की बहन। अब इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे, एल ओ के पति, ये बच्चा हो गया ओ के पति, कोई होंगे। एल क्या है, ओ के पति की बहन है, तो यहां पर बच्चा एल आ गया, ठीक है, ये एल आ गया। और ओ के पति यानी ओ भी क्या हो गई, फीमेल हो गई, और उसकी बहन कौन है, एल। बच्चा एल क्या है, ओ के पति की बहन है। अच्छा, एल कहां पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, यानी एल क्या है बच्चा, फीमेल है। और क्या है, ओ के पति की बहन है, यानी यहां पर कौन आ गया, ओ आ गया। उसका पति कोई यहां पर होगा, ठीक है, उसका पति कोई यहां पर होगा, और ओ क्या हो गई, फीमेल। अब बच्चा जरा देखो हमारे पास कौन कौन बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है क्या, कह रहा ओ का केवल एक पोता है, ओ का केवल एक पोता है। तो जरा थर्ड जनरेशन पे आओ, एम का जेंडर क्या हो गया, मेल। और अगर मेल है, बहू कौन है, पी, तो एम और पी आपस में क्या होंगे, विवाहित हो जाएंगे। अभी सब पता चलेगा बच्चा, बस देखो ध्यान से देखते जाओ, सब पता चलेगा कैसे कैसे अब रिलेशन निकाल रहे हैं। क्या बोला है, ओ का केवल एक पोता है, और अगर ओ का केवल एक पोता है तो बच्चा थर्ड जनरेशन पे आओ। एस का जेंडर पता है, फीमेल है, पी का पता है, फीमेल है, बचा कौन, एम। एम का जेंडर क्या हुआ, मेल। और अगर एम का जेंडर मेल हो गया तो पी क्या है, नतबहू है, यानी एम क्या है, पति होगा पी का, तभी ना तो नतबहू बनेगी जाकर के। यानी एम किसका बेटा है, क्यू का बेटा हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे सामने क्या स्थिति है, आगे कह रहा है कि के की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। बच्चा ग्रैंड डॉटर इन लॉ है किसका, के का। और अगर के का ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब है के थर्ड जनरेशन पे पहुंच रहा है सबसे ऊपर। तो बच्चा थर्ड जनरेशन में ओ ऑलरेडी आ चुका है और ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो बच्चा के यहाँ पर आएगा कि नहीं, और के क्या हो जाएगा, मेल हो गया, पता चल गया ओ का पति कौन है, ठीक। अब बच्चा कौन हमारे पास, केवल एन, तो यहाँ पर बच्चा क्या आ गया, एन आ गया। उसने कहा था तीन विवाहित जोड़े हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया दूसरा, और एक ये एन और क्यू हो जाएंगे आपस में विवाहित, तीन विवाहित जोड़े हो गए। और एस और एम आपस में क्या हो जाएंगे, भाई और बहन। ये बना आपके प्रश्न का उत्तर। और इसके आधार पर बच्चा पी के ससुर के कितने बच्चे हैं, अभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछ रहा है पी के ससुर के, पी के ससुर के कितने बच्चे हैं। ये है बच्चा पी, किसकी पत्नी है, एम की। एम किसका बेटा है, एन का, यानी एम बेटा है अगर एन का, तो पी का ससुर कौन हुआ, एन। तो उसने ये नहीं पूछा एन के कितने बच्चे हैं, उसने कहा पी के ससुर यानी एन के कितने बच्चे हैं। तो बच्चा पी का ससुर एन हुआ और उसके दो बच्चे हैं एस और एम। तो प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ए, दैट इज दो आ जाएगा। अब अगर ये प्रश्न आपको समझ आ गया हो
बच्चा इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं देना, आपको एग्जाम में इतना टाइम ना लगे, उसीलिए तो ये क्वेश्चन यहां सिखा दिए आपको। अब एक बात बताओ मुझे विराज, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आएगा तो इसको तुरंत कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, क्योंकि तुमको सारी चीजें क्लियर हैं कि भैया अब ये क्वेश्चन हमारे सामने अगर आएगा तो हमको करना कैसे कैसे है कि नहीं। लंबा नहीं है, इस क्वेश्चन को लंबा नहीं बोलते हैं कि ये ब्लड रिलेशन का लंबा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लंबा ब्लड रिलेशन क्या होता है, कभी प्लस की क्लास में आकर के देखना, यहां पर वैसा क्वेश्चन करा देंगे तुम लोग डर जाओ, कहोगे हमको पढ़ना ही नहीं, रीजनिंग रीजनिंग हमको पढ़ना ही नहीं, हम जा रहे हैं यहां से, खेल खत्म भैया। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन बहुत सारी चीजें हमको अज्यूम करके बच्चा माननी पड़ी, इस वजह से हमको कठिन लग रहा है ये। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कठिन है, ठीक, ऐसा है नहीं। फिलहाल मैं बस इतना जानना चाहता हूं, मैंने आपको समझाया तो समझ आ गया कि नहीं आ गया, और आगे अगर कभी आपके सामने ऐसा प्रश्न आया तो उसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बस अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताओ। बच्चा इनरोल नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? इनरोल करो पहले। इसको सॉल्व करो जल्दी से। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये, इसको गलत मत करना, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। खाली दो ठो निष्कर्ष पूछा है और कथन भी बड़ा आसान आसान सा दिया गया है, जितना चीजें आपको बता चुके हैं सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब मैं इसका पोल देता हूं आप लोगों को, बना लिए होगे फिगर वगैरह, ये रहा भैया पोल, उत्तर बताओ। फिर से गलत, बहुत सारे लोगों ने किया। ये तो सिंपल सा है ना, मैं इसको समझा चुका हूं आपको, जितना लॉजिक मैंने, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं था, बस जो लॉजिक मैंने बच्चा आपको समझा उसी लॉजिक के आधार पर चलना था। ठीक है, चलो जरा देखो। नमस्ते नीतू जी, नमस्ते, बहुत बढ़िया मदन। बच्चा क्या कह रहा है, नो ग्लिटर इज ब्रेसलेट, यानी कोई भी ग्लिटर ब्रेसलेट नहीं है। ठीक है, ऑल लॉकेट्स आर ब्रेसलेट, सभी लॉकेट ब्रेसलेट हैं, एंड सम लॉकेट आर रिंग, कुछ लॉकेट रिंग है। बस फिगर बनाते हैं इसका, कुछ लॉकेट क्या है बच्चा, रिंग है, ये हो गया लॉकेट, उनमें से कुछ लॉकेट क्या है, रिंग है। सभी लॉकेट क्या है, ब्रेसलेट है, तो बच्चा सभी लॉकेट क्या हो गए, ब्रेसलेट हो गए, ये बना दिया फिगर इसका। और कोई भी ग्लिटर ब्रेसलेट नहीं है, यानी ब्रेसलेट को नो के रिलेशन के साथ ग्लिटर से जोड़ दिया। इतना ही तो फिगर बनेगा ना सिंपल सा इसका। अब अगर इस सिंपल से फिगर को आपको आंसर करना है, कंक्लूजन फर्स्ट में कह रहा है सम रिंग आर नॉट ग्लिटर, कुछ रिंग कभी भी ग्लिटर नहीं होंगी, कुछ रिंग ग्लिटर नहीं है। बच्चा कैसे इसका आंसर बता सकते हैं ये सही है या गलत? बच्चा अब जरा देखो, कुछ लॉकेट क्या है, रिंग के बराबर है कि नहीं है? कुछ लॉकेट रिंग के बराबर हैं। अगर कुछ लॉकेट रिंग के बराबर हैं और कह रहा है सभी लॉकेट किसके बराबर हैं, ब्रेसलेट के बराबर हैं, तो इसका मतलब है बच्चा कुछ रिंग ब्रेसलेट के भी बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? कुछ रिंग ब्रेसलेट के भी बराबर हो जाएंगी। और उसने कहा कोई ब्रेसलेट भैया ग्लिटर है ही नहीं, कोई ब्रेसलेट ग्लिटर है ही नहीं। अब अगर कोई भी ब्रेसलेट ग्लिटर के बराबर नहीं बच्चा, तो जितना हिस्सा रिंग का ब्रेसलेट के बराबर है, कॉमन सी चीज है, जितना हिस्सा रिंग का ब्रेसलेट के बराबर है उतना हिस्सा नहीं हो सकता ना ग्लिटर का रिंग के बराबर, यानी कुछ रिंग भी ग्लिटर नहीं होंगी ना, हाँ या ना? कुछ रिंग भी ग्लिटर नहीं होंगी, और अगर कुछ रिंग भी ग्लिटर नहीं होंगी तो पहला वाला कंक्लूजन बच्चा सही दिखा कि नहीं दिखा?
आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये? हाँ या ना? ठीक। कंफर्म कैसे होगा? निधि जी वेलकम, गुड इवनिंग। बच्चा कंफर्म कैसे होगा, कैसे इसका फिगर बनाओगे? अगर इसका ज्योति दूसरा फिगर बनाओगे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सम का फिगर है दैट इज इधर देखो जरा, मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, सम का फिगर क्या बनता है कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ है दैट सम ए आर बी, फिगर क्या बनता है, ये हो गया ए, और कुछ ए क्या है बच्चा, बी है। ठीक है, कुछ ए बी है। मैंने आपको बताया था ना कि इसका दूसरा फिगर बच्चा हमारे सामने क्या बनता है कि अगर कुछ ए बी है तो मैं ये भी मान सकता हूं कि ए सारा का सारा किसके अंदर है, बी के अंदर है। दैट इज मैं इसको ये भी तो मानता था कि ए बराबर है बी के, कब, जब बी इतना बड़ा हो जाए कि ए की बाउंड्री को टच करता हुआ जाए। ठीक है कि नहीं? ये फिगर बनता है कि नहीं? अच्छा, अगर ये फिगर बनता है बच्चा, तो अब एक बात बताओ मुझे, उसने कहा है कि हमारे सामने जितने भी लॉकेट हैं उनमें से कुछ क्या है, रिंग है, तो मैं इसका ये फिगर बना सकता हूं ना, दैट ऑल लॉकेट आर रिंग। और फिर उसने क्या बोल दिया है कि जितने भी लॉकेट हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चा, ब्रेसलेट हैं। ठीक है, तो मैं ये भी बता सकता हूं कि जितने भी लॉकेट हैं वो सारे के सारे ब्रेसलेट हैं। और कह रहा कोई भी ब्रेसलेट ग्लिटर नहीं है, तो मुझे पता है, मैं कंफर्म हूं ना कि कोई भी ब्रेसलेट ग्लिटर नहीं होगा। और अगर कोई ब्रेसलेट ग्लिटर नहीं है तो उसके अंदर क्या है, लॉकेट और रिंग, यानी कोई भी रिंग भी कभी भी ग्लिटर नहीं होगा। अब अगर कोई रिंग ग्लिटर नहीं है जो थी, तो मैं कंफर्म करके बोल सकता हूं कि नहीं, दैट सम रिंग मस्ट नॉट बी ग्लिटर एट एनी कॉस्ट। कुछ रिंग कभी भी ग्लिटर हो ही नहीं सकते, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए। मैं कंफर्म कर सकता हूं ना इसको ज्योति, और अगर मैं कंफर्म कर सकता हूं इसको, तो यहां पर मैं आंसर क्या कर दूंगा, ठीक है, ए वाला, दैट इज सही है। अभी कंफर्म हुआ ज्योति आपको? नमस्ते पवन जी, नमस्ते। अभी कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा, दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चा, कह रहा दूसरा वाला तो बहुत ही आसान है, कह रहा कोई लॉकेट ग्लिटर नहीं है। बच्चा ये लॉकेट है, ये ग्लिटर है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी ब्रेसलेट ग्लिटर नहीं है, तो उसके अंदर अगर लॉकेट आ रहा है या रिंग आ रहा है तो कोई लॉकेट भी ग्लिटर नहीं होगा। मैंने आपको समझाया था ए और बी करके कि दैट ऑल ए आर बी दिया हुआ है और सब नो बी आर सी, यानी अगर बाहर के सर्कल से नो का रिलेशन बन रहा है, ये नो का रिलेशन है, तो उसके अंदर जितने भी सर्कल आएंगे सबके साथ बच्चा नो का रिलेशन क्या हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है अपने आप। यानी अगर ब्रेसलेट का ग्लिटर के साथ नो का रिलेशन है, तो ब्रेसलेट के अंदर अब चाहे जो आ जाए, चाहे माला फूल हार, चाहे जो आ जाए, लॉकेट आ जाए चाहे रिंग आ जाए, सबके साथ नो का रिलेशन होगा ही होगा। यही बात हमारे सामने है बच्चा, दैट कोई भी लॉकेट कभी भी ग्लिटर नहीं होगा। भैया ये भी क्या है, सेकंड है, तो आंसर क्या लगाओगे, आंसर लगाएंगे ई वाला, दैट बोथ कंक्लूजन ई, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, ये वाली रीजनिंग बच्चा अक्टूबर में पढ़ाएंगे। अक्टूबर में 5 तारीख से यूपीएसआई का बैच जो स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें फिर से पढ़ाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर बताओ क्या उत्तर आएगा। और जितने भी लोग भैया जुड़ते जा रहे हैं क्लास से, आप सभी का वेलकम है, स्वागत। ठीक है, रोज शाम को ये 7 बजे क्लास एज इट इज आपको मिलेगी। ठीक है, केवल और केवल आपको फॉलो करना है इस क्लास के लिए, डीसी मिश्रा प्रोफाइल को सर्च कर लेना, अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और फॉलो करने के साथ ही आपको रोज 7 बजे वाली क्लास का लिंक ऑटोमेटिक आपकी ऐप पर मिल जाया करेगा। ठीक है, और प्लस क्लास कितने बजे चलती है, सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलती है सुबह। ये प्रश्न आपके सामने लिखा था, यदि 7 को 34 लिखा जाता है तो 5 को क्या लिखेंगे। और अब मैं पोल देता हूं इसका, बड़ा साधारण सा प्रश्न है, ये रहा आपके सामने पोल। बहुत बढ़िया। मैं लॉजिक पूछूंगा, मुझे लॉजिक जानना है, कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको, बिना लॉजिक बताए हम नहीं आगे बढ़ेंगे। और हनुमान प्रसाद जी ने बोल दिया है कि गलत है पोल। हम्म बच्चा, पीछे इतना कठिन कठिन टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों को लग रहा था कि पीछे इतना कठिन कठिन टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, है कि नहीं? पीछे कठिन कठिन टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, आपको लग रहा था। ठीक, तो यहां पर ये कितना सिंपल प्रश्न आ गया। कह रहा है 7 को क्या लिखा जाता है, 34 लिखा जाता है। असल में कहेगा एनालॉगी का प्रश्न है। अगर मैं, जितने लोगों ने गलत कर दिया वो भी सही करते, कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 7 संबंधित है 34 से,
तो बताओ 5 किससे संबंधित होगा। अगर मैं इसको इस भाषा में लिखता तो 100% रिजल्ट आता है कि नहीं। अगर इस भाषा में इसको लिखते तो 100% रिजल्ट आता कि अच्छा 7 34 से, 4 और 3 7, तो 5 किससे संबंधित होगा। ऑप्शन देखा 4 और 1 5 हो रहा है ना, बस बच्चा प्रश्न का उत्तर डी हो गया। लेकिन इस भाषा में लिखने की वजह से कई सारे लोगों ने क्या कर दिया, गलत कर दिया प्रश्न का उत्तर। लॉजिक एकदम करेक्ट है बच्चा। 7 को अगर 34 लिखा है, 4 और 3 बराबर होता है 7 के, तो 5 को ब्रेक करने पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको ब्रेक करने पर हम 5 पर पहुंच रहे हैं। तो बच्चा 4 + 1 5 पर पहुंच सकते हैं। यही उत्तर हो गया हमारे प्रश्न का। ठीक है, चलें आगे। 7 इंटू 5, 7 पना 35 -1 बराबर 34 पर पहुंचे हैं। और दिमाग लगाया तो 25 -1 बराबर करके 24 पहुंचे हैं। तो भैया ठीक है, लॉजिक के आधार पर आप गलत नहीं है। ठीक है, लॉजिक एकदम सही है। और अगर लॉजिक सही है तो 24 वाले उत्तर को भी सही मान सकते हैं। लेकिन आयोग के अनुसार जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है वो 41 ही दिया गया है। ठीक, ये प्रश्न कैसा बना फिर जाकर के, ऑब्जेक्शनेबल। आप ऑब्जेक्शन करेंगे जाकर के इस पे, तभी आपको इसका नंबर मिलेगा। क्योंकि लॉजिक 7 पना 35 -1 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और 25 -1 24। अगर 24 ऑप्शन में ना देता तब हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन रहता 41 वाला, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। श्री नारायण जी, स्वागत है क्लास में आपका। केस करेंगे, फोन नंबर से केस करते हो क्या बे? हैं? फोन नंबर मिल जाएगा तो केस कर लोगे? केस करने के लिए फोन नंबर की नहीं, वकील की जरूरत पड़ेगी। वकील ढूंढो जाकर के। चलो इसका उत्तर बताओ सभी लोग जल्दी से। 4 ऑप्शंस दिए हमारे सामने केवल, और सही उत्तर क्या होगा ये हमको जानना है। बस देखो, वकील साहब भी आ गए साथ में, वकील साहब भी मिल गए गौरव भाई के पास। अब पोल दे रहे हैं आपको, ये रहा आपके सामने पोल। बताओ उत्तर क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 3 6 3 6। अब बताओ, इतने सिंपल से प्रश्न को भी गलत कर दोगे तो कैसे। आत्मा एकदम दुखी हो जाती है, हमारी अंदर तक दुखी हो जाती है कि इतने सिंपल से प्रश्न को भी गलत कर दिया। बताओ, एक भी सही नहीं हुआ अभी तक। 0 भी हो सकता है। अच्छा चलो देखते हैं चल करके। अंगद बच्चा ध्यान से समझना क्या चल रहा है बच्चा। 12 15 21 24 30 ऐसे करके लिखा हुआ है ना हमारे सामने। ठीक है, ऐसा करके हमारे सामने लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसका एग्जैक्ट आंसर भी बता देता हूँ, एग्जैक्ट लॉजिक बता देता हूँ चल क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन आपको करना है तो फिर आप बताना मुझे, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नहीं। कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाया है, कह रहे हैं 12 से 15 गए बच्चा प्लस का 3 हो रहा है, 15 से 21 गए तो प्लस का 6 हो रहा है, फिर 21 से 24 गए तो प्लस का 3 हो रहा है, 24 से 30 गए तो प्लस का 6 हो रहा है। तो बच्चा आगे 30 से 33 जाओगे कि नहीं जाओगे? 30 से कहां पर जाओगे? 30 से 33 पर जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर 30 से 33 पर जाओगे बच्चा तो इस प्रश्न के लिए आपको 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? ठीक, और अगर 3 लिखना पड़ेगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 3 आ जाएगा। अब आपने क्या कर दिया है, और आगे 3 3 6 4 10 और 2 12, इसको जोड़ करके 12 लिख दिए। तो कह रहे हो यहाँ पर भी 12 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 2 7 1 8 और 4 12, तो यहाँ 0 लिख देंगे तो भी ये 12 आ जाएगा। ये लॉजिक आपका लग रहा है। इसमें एक और लॉजिक लगा दें बच्चा, जरा और देखो। अब जो लॉजिक ज्यादा बार लग रहा है वो प्रश्न का उत्तर होगा या कोई भी लॉजिक होगा, जरा देखो बच्चा। ये क्या लिखा हुआ है, 12 12 से कहां पर जा रहे हैं, 15, यानी 12 में 1 + 2 को जोड़ दिया, कितना आया 3, यानी 12 + 3 15 हो गया। बच्चा अगली संख्या क्या मिली, 15 15, यानी अंदर की संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, 1 + 5 कितना हुआ, 6 हुआ। तो बच्चा 15 + 6 कितना हो गया, 21 पर आ गए। अगला
21, फिर से अंदर की संख्याओं को जोड़ दिया, 2 + 1 3, 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। आगे फिर से 24, अंदर की संख्या 2 + 4 को जोड़ेंगे तो बच्चा 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो आगे फिर से बच्चा 30, अंदर की संख्याओं को 3 + 0 करेंगे तो 3 यानी 33 आएगा ना। अब जब इसके लिए ऑब्जेक्शन करने जाओगे तो कहेगा ये लॉजिक तुमको नहीं दिखा था क्या, और अगर ये लॉजिक अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर आप ऑब्जेक्शन कैसे कर रहे हैं। हमने तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के आधार पर उत्तर दिया था, आपने तो सबको जोड़ दिया, हम मानेंगे नहीं क्यों जोड़ दिया आपने, समझे ना। फिर वो आपसे कहेगा हम तो इनको घटा रहे हैं कि 3 और 3 6 माइनस है, तो 2 और 2 4 6 ये भी माइनस हो रहा है, ठीक है, तो 6 - 6 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वो आपसे ये कहेगा। फिर आपसे कहेगा बच्चा यहाँ पर 5 और 2 7 है, यहाँ पर 4 और 1 5 है, तो हम तो ये 5 और 2 7 हो रहा है और 4 है और 1 5 हो रहा है, तो हम तो ये कहेंगे कि भैया यहाँ पर 2 और आ जाए नीचे, तो 5 और 2 7 दोनों आपस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर वो आपसे ये भी कहेगा कि नहीं कहेगा। तो अब बच्चा मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मनीषा, ठीक है। जैसा आप बोल रहे हैं कि 12 और 12 कर दिया, ठीक है, मैं 12 12 कर देता हूँ, तो फिर मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि बच्चा मैंने इनको आपस में जोड़ा है, 3 और 3 6, और ऊपर वालों को घटा दे रहा हूं मैं, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ करके 2 को घटा दे रहा हूँ, 3 और 3 6 और माइनस का 6 0 कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अगली बार लॉजिक क्या है कि मैं ऊपर की दो संख्याओं को जोड़ रहा हूँ, 5 और 2 7, और नीचे की 4 संख्याओं को जोड़ करके घटा दे रहा हूं, तो 4 और 1 5 मिल रहा है, यहाँ नीचे 2 और आ जाए तो 5 + 2 7, 7 और 7 माइनस 0 हो जाएगा ना। तो मैं कहूंगा बच्चा यहाँ पर 2 आना चाहिए, 0 कैसे रखेंगे हम। तो ये कंफ्लिक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन एक एग्जैक्ट लॉजिक हमको मिल रहा है ना, है कि नहीं। एक एग्जैक्ट लॉजिक हमको मिल रहा है कि ऊपर की संख्या में ही संख्याओं को आपस में अगर जोड़ दें तो हमको नीचे की संख्या मिल रही है। यानी अगर 12 लिखा हुआ है तो भैया 12 की ही संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो 15 पर पहुंच रहे हैं, 15 लिखा हुआ है तो 15 की ही संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 21 पर पहुंच रहे हैं। ये एग्जैक्ट लॉजिक शो कर रहा है आपको। इस वजह से बच्चा ये प्रश्न ऑब्जेक्शनेबल नहीं रह जाएगा, और तब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अभी समझ में आया कहां ऑब्जेक्शन करना होता है, कहां नहीं करना होता है, क्लियर हो गया, ठीक। शिवालिका ऊपर चले गए होंगे कमेंट, आप एक बार फिर से बता दीजिए क्या पूछा था आपने, तब तक मैं अगला प्रश्न देता हूं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, उत्तर बताइए। ये वाली रीजनिंग भी बच्चा वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आती है, टॉपिक का नाम होता है मिसिंग टर्म, ठीक है, यानी लुप्त पदों को भरना। हाँ 3 6 वाला भी एकदम सही है बच्चा। गौरव कुमार जी स्वागत है क्लास में। और शिवालिका जी आपने क्या पूछा था, एक बार फिर से मुझे बता दीजिएगा, मैं आंसर करता हूँ क्या है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न आपके सामने आ गया है। हर रोज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं हर रोज, है कि नहीं। तो बच्चा ये प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा और हो भी गया होगा आपसे मेरे ख्याल से अब तक। तो इसका सही उत्तर अब आपको बताना है, 7वें का सही उत्तर क्या होगा। और ये रहा आपके सामने प्रश्न का कोड, बताओ उत्तर। नमस्कार गौरव जी। हाँ, एज एक्सपेक्टेड। रिपीट क्वेश्चन नंबर 4 इन लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पर है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो उसको वापस से रिपीट करना है, ठीक है शिवालिका जी। मैं अभी उसको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। आपने कहा था कठिन डिसीजन नहीं लेते हैं, हमने कहा था कठिन निर्णय नहीं लेते हैं, कठिन कार्यवाही नहीं करते हैं, ठीक है बच्चा। अब जितने लोगों ने आंसर लगाया है, जितने लोगों ने आंसर लगाया है कि केवल बी वाला सही है, सी वाला कभी सही नहीं हो सकता, सी कैसे, तत्काल कार्रवाई कैसे, बताते हैं। तत्काल कार्रवाई का मतलब इमीडिएट एक्शन, ठीक है, इमीडिएट एक्शन और ओनली एक्शन में फर्क होता है बच्चा। कार्रवाई यानी एक्शन कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर आप इमीडिएट को ओनली से रिलेट करके ले जाओगे तो फिर गलत होना निश्चित है, उसको कोई भी नहीं बचा सकता बच्चा। अच्छा, आपके अनुसार डी है, जरा ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं आपको। कह रहा है
निश्चित तौर पर घायलों को अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन और अधिक घायल ना हो उसके लिए कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अब बच्चा एक बात बताओ, हमारे सामने स्थिति क्या दी गई है प्रश्न में, कह रहा है जंगल से जाते हुए एक ट्रक ने, ध्यान से समझना, जंगल से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातः काल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक है, जंगल से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यानी हमारी प्रॉब्लम क्या है बच्चा, इस प्रश्न में हमारी प्रॉब्लम दी गई है कि सोते हुए लोग जो सड़क के किनारे सो रहे थे उनमें बहुत सारे लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पहली प्रॉब्लम गंभीर रूप से घायल करना। अगर पहली प्रॉब्लम हमारे सामने गंभीर रूप से घायल करना है तो हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सोल्यूशन ये होना चाहिए कि उन घायल लोगों को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल दाखिल कराया जाना चाहिए, उनको इलाज देना चाहिए। पहला अजम्पशन, पहला सॉरी कार्रवाई, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके उनको इलाज प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक, ये पहला सोल्यूशन हमारे सामने है, लेकिन इस टाइप का कोई सोल्यूशन उसने हमको नहीं दिया। इस टाइप का कोई भी सोल्यूशन उसने हमको नहीं दिया। अब बच्चा फिर जो सोल्यूशन उसने हमको दिया है क्या वो सोल्यूशन अप्लीकेबल है या नहीं है? ठीक है, वो सोल्यूशन अप्लीकेबल है या नहीं, जरा उनको भी चेक कर लो बच्चा। कैसे डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, अगर होगा डी और सी तो कैसे होगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस ध्यान से समझ लो एक बार। मैंने कहा कि हमारे प्राइमरी प्रॉब्लम या प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राइमरी प्रॉब्लम है बहुत से लोगों का गंभीर रूप से घायल हो जाना। तो प्राइमरी सोल्यूशन क्या होना चाहिए, उन सभी लोगों को प्राइमरी तौर पर इलाज मिलना चाहिए। ठीक, ये हमारा प्राइमरी सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन की उसने कहीं पर बात नहीं की। ठीक है, यानी हो सकता है या मैं आप अज्यूम कर सकता हूं कि भैया उनको गंभीर रूप से घायल किया गया, उनको इलाज मिला। अब इलाज मिलने के बाद भी तो कोई ना कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बताना मुझे। ऐसा तो नहीं कि तुमको घायल कर दिया, सरकार ने तुमको अस्पताल में भर्ती करा दिया, तुम्हारा इलाज करवा दिया, बस काम खत्म, जाओ दोबारा से सड़क पर सो जा करके दोबारा फिर गंभीर रूप से घायल होकर के आना, फिर सरकार तुम्हारा इलाज कराएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, उसके आगे भी कुछ कार्रवाइयां होगी कि नहीं होंगी? अगर उनके आगे भी कुछ कार्रवाइयां होंगी तो बच्चा अगली कार्रवाई उसने हमको क्या दी है? अब प्रॉब्लम नंबर 2, स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वालों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। बच्चा, सड़क लोगों के सोने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तत्काल प्रतिबंध की बात भी क्या है उसको भी बच्चा समझा रहे हैं, बस सुनो तो पहले पूरी बात को। कह रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वालों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। सड़क सोने के लिए नहीं होती है या सड़क का किनारा सोने के लिए नहीं होता है, और अगर आप सड़क के किनारे सो रहे हैं जाकर के तो आप अपनी मृत्यु के खुद जिम्मेवार होंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो सरकार की दरिया दिली है कि वो फिर भी तुमको जाकर के अस्पताल पहुंचा देती है। ठीक है, सरकार ने आपको ये नहीं बोल रखा है कि नहीं अरे तुम्हारे पास घर नहीं है जाओ सड़क पर सो जाओ जाकर के। सरकार आपको सड़क पर सोने के लिए नहीं कहती, सरकार उन सभी लोगों के लिए रैन बसेरा बनाती है। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे अखबार में, सरकार उन लोगों के लिए रैन बसेरा बनाती है। हाँ, जिनके पास घर नहीं होता उन्हीं के लिए रैन बसेरा होता है बच्चा। और रैन बसेरे में आपको कुछ पैसा नहीं देना होता कि जाकर के पहले पैसा दो या किराया दो तभी आप रहोगे जाकर के। और रैन बसेरा केवल विंटर में नहीं 12 महीने उपलब्ध होते हैं आपके सामने। रैन बसेरों की संख्या ठंडियों में बढ़ा दी जाती है केवल, ठीक है, रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। बच्चा, बनाया तो गया है रैन बसेरा रहने के लिए ही। अब अगर आप नहीं चाहते हैं रैन बसेरे में रहने के लिए तो ये आपकी इच्छा है, आप जाइए अथवा ना जाइए। जाहिर सी बात है सरकार के द्वारा अगर रैन बसेरा दिया जा रहा है तो आपको 5 स्टार सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी वहां पर, ठीक है, आपको 5 स्टार सुविधाएं तो नहीं मिलेंगी, और आपको वहां पर जाकर के अपनी रात सुरक्षित तरीके से केवल गुजारनी है। सड़क पर सोते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना या रात को आराम से सो करके सुबह जाकर के अपने काम पर अच्छे से जाना वो जरूरी है या कुछ और चीज जरूरी है, आपको तय करना है। ठीक, तो पहली बात तो बच्चा सड़क सोने के लिए नहीं होती, ठीक है, और सड़क अगर सोने के लिए नहीं होती है तो दूसरी बात कह रहा है सड़क के किनारे सोने वालों पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बच्चा, आज एक ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, गंभीर रूप से घायल हैं, और प्रातः काल सड़क जब सोने के लिए बच्चा नहीं होती है तो स्पीड होता है ट्रक में,
ठीक है, सड़क पर गाड़ियां स्पीड पर चलती हैं, कल फिर 10 लोग घायल होंगे, परसों 20 लोग घायल होंगे, आगे चल करके 40 लोग घायल होंगे। तो सरकार के पास या स्थानीय प्रशासन के पास इतना ही काम नहीं होता है कि वो रोज उठा करके अस्पतालों में भर्ती कराए जा करके, ठीक, रोज अस्पतालों में भर्ती कराया जाकर के सरकार के पास इतना ही काम नहीं होता है, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि तत्काल प्रतिबंध लगा देगा कि भैया सड़कों पर नहीं सोगे, आपके रहने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है और किया जा रहा है, रैन बसेरों पर जाकर के सोइए, ठीक। ये तत्काल प्रतिबंध का मतलब है, ठीक है। तत्काल प्रतिबंध को कार्यवाही में गलत नहीं मानते हैं। अब तत्काल प्रतिबंध का एक और उदाहरण देता हूं कि तत्काल प्रतिबंध कैसा होता है या तत्काल कार्यवाही क्या होती है। आप रास्ते में जा रहे थे, आपके गले में सोने की चैन पड़ी थी और आपके गले की सोने की चैन को चैन स्नेचर आए और छीन करके भाग गए। आपके सोने की चैन को चैन स्नेचर छीन करके भाग गए, ठीक। अब आप पुलिस के पास जाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया। पुलिस आपको कहेगी कहां तुम चले आए हो, कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे, चलो जाओ यहां से। तुमको कैसा लगेगा कि यार सोने की चैन मेरी लेकर के भाग गया, तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे, मतलब 10 दिन बाद जब वो बेच देंगे तब कार्रवाई करने से क्या फायदा। तत्काल कार्रवाई समझ में आई कि नहीं आई। बच्चा, जहां पर नेसेसरी है वहां पर तत्काल कार्रवाई, इमीडिएट एक्शंस को अलाउ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है आपको। अब जैसे तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, अब जैसे इसी प्रश्न को लेकर के मैं बात करूं, ठीक है, तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो अगर तत्काल शब्द आ गया तो भैया तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट क्या गलत हो जाएगा क्या। अगर वो मर रहे हैं बेचारे, गंभीर रूप से घायल हैं, तो हम यही कहेंगे ना तत्काल उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दो। हम ये तो नहीं कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, तत्काल की जरूरत नहीं है, 4 दिन बाद ले जाना, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। बस ये तत्काल का मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चा, प्रश्न का उत्तर पहला वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक। सरकार सोने के लिए सड़कों का निर्माण नहीं करती है, चलने के लिए करती है वाहनों के, और सोने के लिए आपके पास रैन बसेरे हैं अगर आप गरीब हैं, आपके पास खुद का घर नहीं है, ठीक। अब दूसरी बात बच्चा, पहला वाला सही होगा, ठीक है। दूसरी बात, तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार किया जाना चाहिए। क्या ये सही नहीं है क्या। मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हो गया, पहला वाला प्रतिबंध भी लगा दिया, ये भी सही है, जायज है। सरकार नहीं चाहती कि और भी अधिक लोगों की इस प्रकार से मृत्यु हो। तो बच्चा, जितने जो ऐसे ट्रक हैं जो तेज गति से चलते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे ड्राइवर्स के ऊपर क्या न्यायिक कार्रवाई बनती नहीं है क्या। बिल्कुल बनती ना बच्चा, और अगर बनती है तो सेकंड वाला भी सही है। अब मुझे बताओ दोनों सही होंगे कि नहीं सही होंगे, और डी सही नहीं होगा, बी भी सही नहीं होगा, बच्चा बताओ। अभी क्लियर है ना सबको। अच्छा, विकास और बाकी सब, मुझे बात एक बार बताना, क्या आपको ऐसा बिल्कुल भी लगा कि मैं गुस्सा हूं। यार हम कभी गुस्सा होते नहीं, तुम लोग फर्जी यार आरोप लगाया करते हो, गुस्सा ना हो गुस्सा ना हो। मैं एग्जाम्पल भी दे रहा था तो हंसते हुए दे रहा था। तुम लोग फर्जी आरोप लगाओगे, जिस दिन बेटा नाराज हो गए हम, समझ लेना फिर स्क्रीन के अंदर घुस करके मार मारेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चलो अगले प्रश्न पर चला जाए बच्चा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। बच्चा, लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यही है, जरा एक बार प्रश्न को समझ लो, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं। लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्नों को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, आपसे कहा स्थानीय प्रशासन, तो आपको यह सोचना है कि आप ही स्थानीय प्रशासन है। स्थानीय प्रशासन मतलब आप डीएम है। अगर आप एक डीएम हैं तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कि क्या आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे। आप यही चाहेंगे ना कि कल को कोई और 10 मजदूर या 10 गरीब लोग आकर के अस्पतालों में भर्ती ना हो और मृत्यु ना हो उनकी, तो आप तुरंत बच्चा पहला काम क्या करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे कि सड़कों पर कोई भी सोता हुआ दिख गया तो उठा के पटक देंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बच्चा, आपको अपने ऊपर अप्लाई करना होता है क्वेश्चन। मैं कितनी बार आपको समझाऊं कि अगर प्रश्न में प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ प्राइम मिनिस्टर। आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ करके जब वक्तव्य देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा बच्चा, ठीक है। इसका उत्तर बताओ जल्दी से। हाँ, चलो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, और मैं आपको देता हूं पोल, 1 2 3 4 5, आप चुने जो बाकियों से अलग है, और मैं ये पोल देता हूं। पोल दे दिया मैंने आपको, उत्तर बताओ।
बाकियों को बकरियों पर लिए। अच्छा चलो भैया, आप लोगों ने जो उत्तर दिया है ना बी वाला, आप लोगों ने जो उत्तर दिया है बी वाला, मैं उसको सही मानता हूं। आर क्या है? हमारे सामने एक आर नाम का वर्ड है, उसका मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो बच्चा इसका मिरर इमेज यही बनेगा ना, है ना, मिरर इमेज यही बनेगा ना। अच्छा ये मेरे पास क्यू है बच्चा, क्यू ऐसे बनता है, मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये क्यू कैसा बनेगा, ये क्यू कुछ ऐसा जाकर के बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है। जेड को देखते हैं, ऐसा है बच्चा, इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये जेड ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, ये जेड ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा जी हमारे सामने दिया गया बच्चा, ये हमारे सामने क्या है? जी है। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, ये तो वर्टिकल है ना, ये तो वर्टिकल है, जबकि इसका मिरर इमेज बच्चा कैसा दिया गया है? हॉरिजॉन्टल दिया गया है। ठीक है, कैसा दिया गया है? हॉरिजॉन्टल दिया गया है। ठीक, तो ये सही लग रहा है हमको कि हाँ ये तो सही है, बाकियों से अलग है। जरा एस पर चर्चा नहीं की हम लोगों ने, एस पर चर्चा करो बच्चा। ये एस है, इसका मिरर इमेज कैसा होगा? इसका मिरर इमेज बनाओ, कैसा होगा? इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? एस का मिरर इमेज ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना बस। ठीक, एस का वाटर इमेज बनाओ, एस का वाटर इमेज बनाओ, एस का वाटर इमेज ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? ठीक, क्लियर? एस इज द ओनली वर्ड हेयर जिसका वाटर और मिरर इमेज सेम बनेगा, बाकी किसी का वाटर और मिरर इमेज सेम नहीं है। क्लियर हो गया डिफरेंस? क्लियर हो गया? अब मैं कह सकता हूं कि पोल गलत नहीं है, उत्तर नंबर 4 सही है, फिर भी हम गलत हैं। कैसे सरिता जी, एक बार हमको, हम भी जानना चाहते हैं। जी वाले में देखो बच्चा, यहां पर दो लॉजिक लग रहे हैं। अब अगर आप दो लॉजिक लगा करके चलोगे, ठीक है, दो लॉजिक लगा करके चलोगे, तो यहां पर मैं दो लॉजिक के आधार पर सब में सिमिलर लॉजिक लगेगा। ठीक है, अगर सब में सिमिलर लॉजिक लगेगा तो मैं आपसे ये भी तो बोल सकता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बच्चा ये जो चार इमेजेस हमको दी गई, अब मैं दो लॉजिक की बात करता हूं, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे दो लॉजिक की बात करता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं कहा कि उत्तर नंबर 4 ही सही है, मैंने कहा कि क्या उत्तर नंबर 4 को मैं पोल गलत बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता ना? आप बोल सकते हैं क्या कि उत्तर नंबर 4 का पोल गलत है? नहीं, नहीं बोल सकते, समझो पहले तुम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चा? अब मैं लॉजिक के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा इससे? मैं कहूंगा कि बच्चा पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज और चौथी पांचवी इमेज, ये पांचों की पांचों इमेज या तो वाटर इमेज है या फिर मिरर इमेज है। ठीक है, इनमें से जो भी इमेज हमको दी गई है ये या तो केवल वाटर में बनेगी या तो केवल मिरर में बनेगी, इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं बनेगी। जबकि चौथे वाली आकृति में जो मिरर आकृति, चौथे वाले फिगर में हमको जो आकृति दी गई है, ये आकृति वाटर में भी बनेगी और ये आकृति मिरर में भी बनेगी। यानी ये आकृतियां दोनों जगह पर बनती हैं, सेम आकृति होती है, जबकि बाकी आकृतियों की मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम नहीं होती है। क्या ये लॉजिक को आप डिनाई कर सकते हैं क्या, कि ये पांच जो लेटर्स हमको दिए गए, इन पांच लेटर्स में से केवल एस एक ऐसा लेटर है जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज एक जैसा होता है, लेकिन बाकी सबका मिरर और वाटर इमेज क्या होता है? अलग अलग होता है। बच्चा जेड का वाटर इमेज बनाओगे अलग बनेगा, मिरर इमेज बनाओगे अलग बनेगा, ठीक है, आर का अलग बनेगा, जी का अलग बनेगा, क्यू का अलग बनेगा, लेकिन एस का मैंने आपको बना करके, इसीलिए मैं जब आपको एग्जांपल समझा रहा तो पहले मैंने आर बनाया, क्यू बनाया, जेड बनाया, जी बनाया, एस नहीं बनाया। एस को सबसे आखिर में दिखाया जा करके, एस केवल एक ऐसा लेटर हमारे सामने जिसका वाटर और मिरर इमेज सेम है, बाकी किसी का भी सेम नहीं है। और अगर नहीं भैया सेम है तो फोर वाले को क्या कर दिया? गलत कर दिया। एस की जगह अगर मैं यहां पर बच्चा पी दे देता, ठीक है, अगर मैं एस की जगह यहां पर क्या देता? पी दे देता, और पी का फिगर मैं कुछ ऐसा बना देता, ठीक है, और अब आपसे मैं पूछता कि बताओ इनमें से अलग कौन है, तो मैं उत्तर क्या लगाता? केवल और केवल दो को मैं उत्तर लगाता, कि दो के अलावा और कोई उत्तर सही हो ही नहीं सकता। अभी कंफ्यूजन दूर है, आगे बढ़े भैया। अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताओ जल्दी से।
जेड का वाटर इमेज बनाएं, जेड का अलग बन रहा है क्या? ये हमारे सामने बनेगा मिरर इमेज इसका, ठीक है। और जेड का, अरे हाँ, एकदम करेक्ट। जेड का वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम है, खाली ऐसी नहीं है यहाँ पर, ये तो फेल कर गया क्वेश्चन और भी ज्यादा। खाली एस नहीं है भैया, जेड का भी मिरर इमेज तो हम लोग देख रहे हैं। अगर जेड का मिरर इमेज और वाटर इमेज देख रहे हैं तो जेड का भी हमारे सामने जो मिरर इमेज बनेगा और वाटर इमेज बनेगा वो भी क्या है, सही है। दोनों का एक जैसा बनेगा, तो दो ऑप्शन हो गए जो एक जैसे हो गए, यानी एस वाला भी हो गया और 5 वाला भी हो गया। दोनों हो सकते हैं, अगर दोनों हो सकते हैं भैया तो भैया इसका आंसर केवल और केवल फिर दो देंगे। दो के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही लॉजिक अब दो जगह है। अगर पहले क्या था, नहीं नहीं अब ऑब्जेक्शनल नहीं रह गया अनिल, क्योंकि क्यू और एस, सॉरी चौथा और पांचवा दोनों इमेज हमारा क्या है, चौथा और पांचवा दोनों इमेज हमारा एक जैसा शो कर रहा है, यानी पहला और तीसरा क्या है, केवल वाटर हमारे सामने मिरर इमेज को दिखा रहा है। क्यू और एस, अगर क्यू अकेला होता हमारे सामने तब हम कह देते कि हाँ ये सही है, बिल्कुल वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों ठीक है, लेकिन जेड का भी मिरर इमेज सेम बनता है, ठीक है। जेड का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम बनता है, ठीक है। ये मेरे से स्किप हो गया, जेड का मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों सेम बनेगा। और अगर दोनों सेम बन रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, पहला और तीसरा ऑप्शन एक जैसा है, तो हमारे पास केवल सेकंड वाला ऑप्शन बचा, ये वर्टिकल इमेज को केवल शो कर रहा है। और इसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, दो दो ऑप्शन सेम है लेकिन केवल बी वाला क्या है, अलग, तो इसको हम प्रश्न का उत्तर बना देंगे, ठीक है। सेकंड वुड बी द राइट आंसर, यही सही हो जाएगा इसका, ठीक है। डी वाले को कैंसिल कर देंगे जेड वाले के आधार पर, ठीक है। नहीं तो जेड वाले पर उस समय हमारा ध्यान नहीं गया कि जेड का भी वाटर इमेज एकदम से एकदम जैसा सेम बनता है। तो बहुत बहुत आभार आपका सरिता जी और आप सभी लोगों का भी, ठीक है, कि प्रश्न का उत्तर केवल और केवल जी वाला होगा। और ये बताया किसने था, शायद विराज या विपिन ने बताया था जेड वाला, ठीक है भैया, धन्यवाद। वो गलत हो जाता है, उससे अच्छा आपने सही करवा दिया उसको, ठीक है। चलो इसका उत्तर बताओ अच्छा जल्दी से, एक ये प्रश्न और इसके बाद अंतिम प्रश्न एक और है, उत्तर बताओ जल्दी से। जल्दी से उत्तर बताओ इसका, मुझे क्या होगा, और मैं अगले 15 सेकंड में इसका पोल देता हूँ आपको। और ये रहा बच्चा पोल आपके सामने, उत्तर बताइए। जब जब पूरा सॉल्व नहीं करोगे यही हाल होगा तुम लोगों का क्लॉक में। आधी से ज्यादा जनता बी पर गई है भैया, 3 और 4 के बीच ना, हाँ बस सीधा सीधा, ठीक है, 3 और 4 के बीच ना, 3 और 4 के बीच का मतलब है अपोजिट पता करना है, तो बच्चा घंटे की सुई 3 और 4 के बीच, घड़ी की सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी, घंटे की सुई 3 पर होगी बच्चा, और मिनट की सुई कहां पर, अगर विपरीत रखना है तो 9 पर होगी कि नहीं होगी, यानी घंटे की सुई 12 से चलेगी और 12 से चल करके कहां पहुंचेगी, 9 पर पहुंचेगी। 9 पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ, 45 मिनट चले कि नहीं चले। और वो जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, ठीक ठीक सरिता जी मैं समझ रहा हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया था 60/55 इंटू एक्स वाला, ठीक है, यहाँ पर एक्स आपका कितना हो गया 45, तो बच्चा 60/55 इंटू 45 को जब सॉल्व करोगे तो ये 49 सही 1/11 आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चा समय 3 बज करके 49 सही 1/11 निकलेगा ना। यहाँ पर कहीं 49 सही 1/11 लिखा है, ये 45 सही 5/11 लिखा है। एक बात बताओ, अगर 3 बज करके 45 मिनट पर मिनट की सुई को तुमने 45 पर रखा है तो घंटे की सुई तो 3 से आगे बढ़ जाएगी ना, घंटे की सुई तो 3 से 4 के करीब पहुंच जाएगी। तो क्या ये अपोजिट दिखा रहा है आपको, नहीं ना। और अगर अपोजिट नहीं दिखा रहा है तो बच्चा प्रश्न का उत्तर बी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, केवल और केवल ई वाला हमारे प्रश्न का उत्तर। अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, जल्दी से उत्तर बताइए, बस खत्म करते हैं। शुभ रात्रि सरिता जी, गौरव वेलकम, आप जा सकते हैं, शुभ रात्रि भाई। जल्दी से इसका उत्तर बताओ मुझे।
वीडियो रिफ्रेश करो हनुमान। और ये डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वाला सही है, हिंदी में ये डिवाइड लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है, ये डिवाइड है हिंदी में। और अब मैं आपको देता हूं पोल, बताओ उत्तर जल्दी से, लीडर बोर्ड देखा जाए और फिर क्लास को खत्म करेंगे। यह है लीडर बोर्ड की स्थिति, ठीक है, टॉप 3 में है विपिन, नयन, योगेश, सबके 8-8 सही हैं, और इसके बाद हनुमान के 7 और बाकी लोगों के 7 या 5 या 4 ऐसे सही हैं प्रश्न के उत्तर आज, ठीक है। और अब इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर समझ लो बच्चा, बड़ा आसान सा प्रश्न था, ठीक है। 20-10 का अर्थ 200 है बच्चा, अगर 20-10 का अर्थ 200 है तो माइनस यहाँ पर माइनस का काम नहीं गुणे का काम कर रहा होगा ना, यानी बच्चा उसने हमको डायरेक्टली नहीं दिया, जैसे डायरेक्टली देता है ना कि माइनस का मतलब गुणा, प्लस का मतलब भाग है, तो यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया हमको। 20-10 का अर्थ अगर 200 दिया गया तो हमको पता चल गया माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। 8/4 12, यानी डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चा, प्लस, और गुणे का अर्थ क्या है 4, यानी 6-2, यानी गुणे का अर्थ क्या है बच्चा, माइनस, और 12+3 यानी डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चा हमारे सामने, सॉरी प्लस का अर्थ क्या है हमारे सामने, डिवाइड। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। और अगर ये बनेगा बच्चा तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 100 माइनस की जगह क्या रख दो, गुणा रख दो, और फिर गुणे की जगह बच्चा क्या रख दो, माइनस रख दो, फिर डिवाइड की जगह क्या रख दो, यहाँ पर प्लस रख दो, और फिर प्लस की जगह क्या रख दो, यहाँ पर डिवाइड, और गुणा क्या रखना है, माइनस रखना है बच्चा। जरा सॉल्व करो, पहले डिवीजन करोगे, 1000/100 करोगे कितना आएगा 10, और प्लस का 10 माइनस का 10 आपस में कैंसिल, ठीक है बच्चा। ये क्या है 1000, 100 इंटू 10, 1000 और माइनस का 1000 आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को मजेदार लगा होगा, प्रश्नों का लेवल एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे ही आपके सामने था। तो आज की क्लास को करते हैं भैया खत्म। जितने नए लोग हैं, ठीक है, केवल वो रुकें, उनको मैं अपने क्लासेस की टाइमिंग्स के बारे में बता दूं, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं, नए नहीं हैं, वो सभी लोग अब जा सकते हैं अपनी अपनी दूसरी क्लासेस में। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। और बच्चा रेगुलर क्लासेस करते रहोगे तो सब कुछ नॉलेज अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आज की क्लास को आप लोग जाइए, दूसरा क्लासेस अपना अटेंड करिए। जितने नए लोग हैं बस वो 2 मिनट के लिए रुकना, मैं उनको क्लासेस की टाइमिंग बता दूं भैया। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, ठीक है, टेक केयर एवरीवन। चलो, अब जितने नए लोग हैं बस वो जल्दी से 2 मिनट मेरी क्लासेस का टाइमिंग समझ लें। बच्चा क्लासेस कब कब होती है मेरी, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास होती है। ये कौन सी क्लास होती है, प्लस की क्लास होती है, ठीक है, प्लस की क्लास, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटेल्ड में रीजनिंग पढ़ते हैं, और रीजनिंग के अतिरिक्त अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली कौन सा चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। ये 29 तारीख तक चलेगा। और रीजनिंग का अगला बैच बच्चा कब से आ रहा है, 5 अक्टूबर से। आप इसको क्या कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए, और आप फिर इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से लेकर के आखिरी टॉपिक तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे इसमें, ठीक। और दूसरा फ्री क्लास बच्चा कितने बजे होती है, यानी स्पेशल क्लास जो होती है हम लोगों की, तो स्पेशल क्लास बच्चा होती है रोज शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है। ये क्या होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है रीजनिंग का, प्रैक्टिस सेशन ऑन रीजनिंग, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। मतलब आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या रेलवे के अतिरिक्त अगर बच्चा आप किसका, यूपी पीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या किसी अन्य स्टेट के पीएससी या ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं, ऑफ एनी स्टेट, इन सभी एग्जाम्स में
आपसे जो रीजनिंग पूछी जाती है बच्चा, ठीक है, उस हर टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कहाँ करते हैं, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक डेली आपको ये प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, ठीक है। और डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट और बाकी सारी चीजें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन मैं आपको कहाँ पर कराता हूँ, ये प्लस वाली क्लास जो रीजनिंग में आपको मिलती है। ये क्लास भी आपके लिए बहुत जरूरी है रेगुलर रहना, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छांट छांट करके लाता हूँ। बिल्कुल ठीक है सानू, मैं भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटेल में बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। प्लस वाली क्लास के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यानी आपको एक कोर्स पैकेज खरीदना होता है, ठीक। और ये सब्सक्रिप्शन बच्चा कितने मंथ का होता है, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का। यानी आप जब भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, आपको कोई कोर्स पे खरीदना है। क्यों जरूरी है सब्सक्रिप्शन बच्चा, सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अभी आप क्या करते हो, जब आप रेगुलर स्पेशल क्लासेस लेते हो तो आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, पता चला उस टॉपिक का अगला हिस्सा मैं 8 दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपने किसी दूसरे टीचर से भी एक कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक का अगला हिस्सा पता चला अगले दिन या 2-4 दिन बाद वो आपका हो रहा है, तो आपका जो सिस्टमेटिक तरीका होता है पढ़ाई का वो डिस्टर्ब रहता है। बेसिकली हम लोग का जो क्या करते हैं स्पेशल या फ्री क्लासेस बच्चा प्रैक्टिस सेशंस पर अधिक जोर होता है हम लोगों का, ठीक है। और इस आधार पर आपका जो टॉपिक कवर अप टाइम होता है, यानी एक टॉपिक मैंने पढ़ाया इनइक्वालिटी 3 दिन, मतलब मुझे 4 घंटे चाहिए, तो मैंने आज 1 घंटा पढ़ाया, 1 घंटे 4 दिन बाद, 1 घंटे 4 दिन बाद, इस तरह से मैंने 10 दिन में एक टॉपिक आपका खत्म किया स्पेशल में, और प्रैक्टिस सेशन रोज चलता रहा। लेकिन जब प्लस में बच्चा हम लोग करते हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम होते हैं। आज अगर इनइक्वालिटी खत्म किया तो अगले 3 दिन तक इनइक्वालिटी के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसलिए बच्चा जरूरी होता है, और ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चा बेहद जरूरी होता है एक सिस्टमेटिक पढ़ाई का तरीका, एक सिस्टमेटिक रोड मैप बच्चा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सब्सक्रिप्शन पैकेज लेना होता है, सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का होता है। और सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड क्या इस्तेमाल करना बच्चा, ये जो रेफरल कोड आपको दिया गया है ना, DC10, ठीक है, DC10, इस रेफरल कोड का बच्चा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वैसे इनकी फीस क्या है, जितनी भी फीस है, जैसे 12 महीने की फीस 7,000 है, 24 महीने की बच्चा 8400 है। जब आप रेफरल कोड DC10 अप्लाई करेंगे ना, सब्सक्रिप्शन लेने के टाइम पर आपसे पूछता है एंटर योर रेफरल कोड और डू यू हैव एनी रेफरल कोड, तो बच्चा जब आप DC10 को अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो फीस है ना, ये आपकी 10% कम हो जाती है, लेस हो जाती है। यानी 7,000 की जगह 6300 पड़ेगा, 8400 की जगह कितना पड़ेगा, 7,560। तो इस वजह से इस रेफरल कोड का इस्तेमाल अगर आप जब भी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो DC10 रेफरल कोड का इस्तेमाल जरूर कर लें, ताकि आपको फीस में थोड़ी सी छूट मिल सके। अच्छा, एक और बात बच्चा, आपको छूट कैसे मिल सकती है, बाकी लोग नहीं बताते आपको। आप जो स्पेशल क्लास, जैसे आज आपने स्पेशल क्लास लिया है बच्चा, तो आप अपने प्रोफाइल पर चेक करना जा करके, प्रोफाइल पर आपको दिखाएगा क्रेडिट करके, वहां पर सिक्के बने होंगे, क्रेडिट या क्वाइन, ठीक है। तो जितना भी आप स्पेशल क्लास लेते हो ना, उससे आपको रेगुलर क्या मिलते हैं, क्वाइंस या क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपने रेफरल कोड एंटर किया DC10, साथ ही साथ अप्लाई क्वाइन भी कर दिया। जब आप रेफरल कोड करके डाल करके आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बच्चा अप्लाई क्वाइन भी कर दो, ठीक है। अप्लाई क्वाइन करने से आपको मैक्स 10% का ऑफ और मिल जाएगा, यानी 6300 कितना घट करके केवल रह जाएगा 5760, यानी इसका भी 630 और छूट जाएगा, 7560 कितना 6800 लगभग रुपए रह जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा सब्सक्रिप्शन का तरीका है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, और जरूर लें, आज नहीं तो 10 दिन बाद लें, या कल लें, या परसों लें, या 15 दिन बाद लें, लेकिन अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन बहुत हेल्प करेगा। आप मेरे सब्जेक्ट को प्लस में आकर के पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ बाकी जितने एजुकेटर्स हैं उनके भी सब्जेक्ट को आप प्लस में आकर के पढ़ सकते हैं बच्चा, ठीक है। और ये आपको सिस्टमेटिक रोड मैप देगा, आपकी पढ़ाई में आपको मदद करेगा, ठीक है। ये मेरी प्लस क्लास की टाइमिंग थी, और ये बच्चा रेफरल कोड है DC10। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करें। अब बाकी जितने लोग अभी सुन रहे थे मेरी इन सारी बातों को, क्लासेस की टाइमिंग को, अब मैं खत्म करता हूँ बच्चा क्लास। कल शाम को 7 बजे फिर से मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, इसी जगह पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का,
आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल शाम को 7 बजे फिर से। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर। नमस्ते, प्रणाम।